हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। देखिए, आप सब पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं जितना मेहनत करना चाहिए। एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन जो भी आता है वो क्वेश्चन को देखकर भी हमें लगता है कि हाँ, शायद हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। एग्जाम खत्म होने के बाद जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं तब भी लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट आता है उसमें हमारा नाम नहीं होता। ये कभी कभी होता है हमारे साथ, और ये क्यों होता है आप लोगों को पता है? और ये भी है कि आपके साथ जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जब उनके साथ डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस को लेकर तो आपको लगता है कि नहीं, कि उनसे तो अच्छा हम लोग किए। और प्रिपरेशन के दौरान भी जब आप लोग अपना जब पोस्ट चेक करते हैं कि कौन कितना लेवल का पढ़ाई किया है, उस टाइम पर भी आपको लगता होगा कि हमारा प्रिपरेशन उससे बेहतर है। लेकिन एग्जाम के बाद में जब रिजल्ट आता है तो उनका सिलेक्शन हो जाता है जो अक्सर से गलत आंसर देते रहते हैं। लेकिन हम लोग इतना सही होने के बावजूद कभी कभी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। ये क्यों होता है आप लोगों को पता है? क्योंकि हम लोग मेहनत किए, पढ़ाई किए, सब कुछ किए हैं। पढ़ते टाइम पर क्या होता है, कभी कभी हम इतना ज्यादा सिलेबस को कवर करने के लिए और इतना डेप्थ में कवर करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं कि रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन के लिए आप लोगों का सिलेक्शन रुकता नहीं है जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग सही से प्रिपरेशन करके बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, अक्सर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जिससे आपको सिलेक्शन मिले। लेकिन फिर भी वो एक आप क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब बाई चांस एक दो क्वेश्चन में जो आप गलत कर देते हैं, जानबूझकर गलत करते हैं उसको, आपको पता होता है इसका आंसर ये है, लेकिन आप जब आकर देखते हैं कि आप एक की जगह पर दूसरा आंसर लगाए या फिर आपको लगता होगा हम यही आंसर लगाए हैं, लेकिन एग्जाम में आप लोग गलत आंसर लगा देते हैं। और इसी टाइम पर क्या होता है, जो आपसे पीछे थे, जिनका प्रिपरेशन आपसे कम था, जो आपसे कम मेहनत किए हैं, वो लोग वही इजी क्वेश्चन को सही करके सिलेक्शन ले लेते हैं, और वही इजी क्वेश्चन जो होता है आपके नजर में, उसी में आपका गलती हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि जितना जरूरी है कि एक कंसेप्ट को क्लियर करना, उतना ही जरूरी है उस कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रहने से कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए। जब आप लोग एक कंसेप्ट को समझे हैं, उससे जब क्वेश्चन आता है वो भी सही तरह से समझ के जैसे आप आंसर दें, ये बहुत जरूरी है। इसी से ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज से आपका, अभी तक आप लोगों को पता नहीं है कौन सा पोस्ट पहले आएगा, लग तो रहा है कि एसएसडी आ जाएगा, लेकिन एसएसडी भी कई टाइम से वो एक्सटेंड हो रहा है और हमें सही से किसी का सिलेबस भी पता नहीं है। लेकिन हम लोग इतना तो श्योर है कि अगर हमें हिंदी टीचर बनना है तो हमारा हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन श्योर आएगा। और वो हिंदी ग्रामर एटलीस्ट, पूरा सिलेबस अगर आप देखिएगा उसमें एटलीस्ट 40% तो हिंदी ग्रामर रहेगा ही, कम से कम। बहुत कम में अगर आप देखिएगा, कम से कम 40% तो हिंदी ग्रामर उसमें आएगा ही। तो अभी हम जो जानते हैं हिंदी ग्रामर श्योर आएगा, ये हमें पता है। तो उसी हिंदी ग्रामर को, वही 40% को हमें क्या करना है, कवर करके रखना है। आज से हम कंसेप्ट भी लेंगे कुछ, जैसे कि आज एक चैप्टर अगर हम डिस्कस किए हैं तो वो चैप्टर का कंसेप्ट पार्ट को भी समझेंगे, एमसीक्यूज को भी समझेंगे, लेकिन एक एक को क्लियर करते हुए जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, जब आपका पोस्ट आएगा, जब आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, तब तक आपका सिलेबस का 40%, सिलेबस अब तक आपको पता नहीं है लेकिन हमें पता है कि हिंदी ग्रामर से आएगा, तो वो 40% हमारा क्लियर रहेगा। अगर वो 40% क्लियर है, आपको उस टाइम पर हिंदी ग्रामर जैसे अभी आप लोग पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, उस टाइम पर बस थोड़ा सा बेसिक आपको देखना है। जस्ट अब एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा उस टाइम पर कि हमें सारा सिलेबस के साथ 30 मिनट्स या 45 मिनट्स हिंदी ग्रामर को देना है, वो काफी रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में बिना जाने भी हम अपना 40% सिलेबस को कवर रख सकते हैं। इसके लिए आज से हम लोग हिंदी ग्रामर शुरू करेंगे, और जो कंसेप्ट को मैं अभी डिस्कस करूंगी, आप लोगों को उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछिए। इसका पीडीएफ जो है शाम में आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, ग्रुप में ज्वाइन होइए, शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कहीं डाउट है, कुछ डाउट है, आप लोग कमेंट करके बताइए।
और नेक्स्ट फिर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कौन सा आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए जिंदगी भर के लिए नौकरी। तो जिंदगी भर के लिए अगर नौकरी चाहिए तो अपना जिंदगी का 1 साल भी नहीं, 6 महीना भी अगर आप तरीके से लगाते हैं तो ये आपका काफी है। जिंदगी भर के लिए आप सुकून से रह सकते हैं अगर आप लोग 6 महीना भी तरीका से लगाए हैं। सिर्फ पढ़ेंगे सोच के कुछ नहीं होगा। जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है ना, तब तक हम लोग ऐसा नहीं पढ़ाई से बिल्कुल दूर है, हम लोग पढ़ाई के साथ है, हमें पढ़ना है, हम खुद चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन क्या रहता है कि एडवर्टाइजमेंट आया नहीं, पोस्ट क्या है हमें पता नहीं है, कितना क्या मतलब पोस्ट रहेगा, उसमें सिलेबस क्या है हमें पता नहीं है, ये सोच के हम लोग क्या करते हैं, सही तरीके से पढ़ते नहीं है। अभी हम जान लिए हैं कि हमारा 40% तो हिंदी ग्रामर रहेगा, उसी 40% को हमें पहले कवर करना है कुछ भी करके। तब क्या होगा, जब आपके पास सिलेबस आ जाएगा, आप सिर्फ सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा, उसमें से ग्रामर पार्ट जो होगा वो ऑलरेडी आप लोगों का कवर होगा। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर को डिस्कस करेंगे ये आपका पहला चैप्टर रहेगा और ये है आपका वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर अगर आप देखिएगा वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 44 भी होगा, वहीं पर अगर 52 ऑप्शन है तो 52 ज्यादा सही होगा, आपको 52 को सही करना है। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। ये सब क्या बेसिक है, जैसे संयुक्त व्यंजन 4 है, किस किस का मेल से संयुक्त व्यंजन जो 4 बना है, कौन कौन सा व्यंजन बना, किस किस से मेल होने पर बना है, वो बहुत जरूरी है, बेसिक भी है, वो याद रखिएगा। स्वरों की संख्या 11 है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जो है इसका भी डिफरेंसेस को समझ के रखिए, ये बहुत इजी है, कभी कभार उससे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद ग्रामर में जो हिंदी वर्णमाला चैप्टर है उसमें और कुछ ऐसा पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर जब हम पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि नहीं अब ये अगर याद करेंगे तो बहुत टाइम इसमें चला जाएगा, एक चैप्टर को इतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए उस पार्ट को हम स्किप कर देते हैं और उसी पार्ट को अभी कवर करना है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहले देखिए मूल या मुख्य वन अगर आप देखिएगा 44 है, ठीक है, 11 स्वर 33 व्यंजन, ये याद रखिएगा 11 स्वर है 33 व्यंजन है, इसको हम मूल या मुख्य वन कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मूल वन तो 44 आप लिख सकते हैं, वहां पर टिक लगा सकते हैं, इसको मुख्य वन भी बोला गया है। और कैसे है ये 44, 11 स्वर है 33 व्यंजन है। और यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर अनुस्वार विसर्ग ड ढ श च य और श्र को छोड़कर इसको माना गया है कितना 44, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल या मुख्य वन जो है 44 है और इसमें किसको स्किप किया गया है वो भी याद रखिए, ये सबको स्किप किया गया, अनुस्वार विसर्ग ढ और 4 जो संयुक्त व्यंजन है इनको हटाकर 44 हम मूल वन मानेंगे। उसके बाद देखिए उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण, इसके बाद देखिए उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण, ये उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण अगर देखिएगा तो ये 45 होगा, इसमें 10 स्वर है और 35 व्यंजन है। आपसे से पूछा जा सकता है कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, इससे ये लाइन इंपॉर्टेंट होगा कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इतना डेप्थ में और नहीं पूछेगा कि इसमें कितना स्वर को शामिल किया गया, कितना व्यंजन को शामिल किया गया, इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। इसके बाद देखिए लेखन के आधार पर वर्ण, लेखन के आधार पर अगर वर्ण देखिएगा तो ये 52 होगा, इसमें 11 स्वर है, 2 अयोगवा है, 39 जो है व्यंजन है, याद रखिएगा 11 स्वर और अयोगवा याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है अयोगवा की संख्या कितनी है तो 2 है, याद रखिएगा। व्यंजन यहाँ पर लेखन के आधार पर जो वर्ण है वो 52 है और उसमें 11 स्वर है, 2 अयोगवा है, 39 जो है व्यंजन है, ये याद रखिएगा। उसके बाद मानक वर्ण, क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर लेखन के आधार पर वर्ण कितने हैं आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप वहां पर 52 को सही कीजिएगा, 44 भी रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिए। लेखन के आधार पर जो वर्ण है वो 52 है, मानक वर्ण जो है वो भी 52 है, मानक वर्ण 52 है, 11 स्वर, 2 अयोगवा, 39 व्यंजन।
कुल वर्णों की संख्या भी अगर आप देखिएगा ये 52 है। ठीक है, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। स्वर जो है यहाँ पर 11 है, स्वर जो है 11 है, अयोगवा 2 है, 39 व्यंजन है। तो ये तो रहा व्यंजन का। हम अगर देखेंगे यहाँ पर व्यंजन 39 लिया गया है, 11 स्वर है, 2 अयोगवा है, ये सारा मिलाकर कुल वन हुआ 52। तो वर्णों की संख्या के ऊपर में ये जो क्वेश्चन बनेगा इन्हीं में से बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लर्न करके रखिएगा। अब देखिए व्यंजन का वर्गीकरण है। व्यंजन का वर्गीकरण क्या है ना? हिंदी वर्णमाला के स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग, जैसे कि क च ट तप जो है 5 व्यंजन वर्ग है, इसके प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन जो है वो अघोष व्यंजन होते हैं। ये क च ट तप जो दिया है 5 व्यंजन वर्ग है। क वर्ग में 5 व्यंजन आता है, च वर्ग में 5 व्यंजन आता है, ट त प ये सब में भी 5-5 व्यंजन आता है, टोटल मिलाकर होता है 25। और इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं 25 को। और उसके साथ साथ ये जो कच्चा तप्पा 5 व्यंजन वर्ग है, पहला व्यंजन के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। क वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि कच्चा तप्पा जो 5 व्यंजन वर्ग है, इसका प्रथम द्वितीय व्यंजन, प्रथम और द्वितीय व्यंजन, प्रथम और द्वितीय व्यंजन का मतलब क्या है? जैसे कि क वर्ग में आएगा क ख, ये दो प्रथम और द्वितीय व्यंजन। च वर्ग में आएगा च छ, ये भी है प्रथम और द्वितीय व्यंजन। इसी तरह का पांचों व्यंजन वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो होता है इसको हम अघोष बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वर्ण रहता है और पूछा जाता है ये अघोष है या सघोष। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसको लर्न करके रखना है। इसका तरीका क्या है लर्न करने का? कि हमें ये ध्यान रखना है कि पांचों व्यंजन वर्ग का प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो है ये अघोष होगा। ठीक है, यहाँ पर अघोष का नाम भी दिया गया है, जैसे कि क ख च छ ट ठ त थ प फ, पांचों व्यंजन वर्ग का पहला 2 वर्ण है और इन्हीं को अघोष के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा क्या है? घोष है। घोष को हम सघोष भी बोलेंगे। अब घोष क्या है? अघोष में गया था प्रथम और द्वितीय, तो बचा कौन? तृतीय चतुर्थ पंचम। तो तृतीय चतुर्थ पंचम जो है ये सघोष है। दोनों को अगर लर्न कीजिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, सघोष का कौन सा डेफिनेशन था, अघोष का कौन सा डेफिनेशन था। तो इसके लिए क्या करना है? इन दोनों में से कोई एक याद रखिए। अगर आपको अघोष याद है तो सघोष अपने आप याद आएगा, क्योंकि अघोष के अंतर्गत प्रथम द्वितीय गया, तो बाकी का जो है वो सघोष है। बाकी का कौन कौन सा? तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ठीक है, ग घ अंग ये 3 जो है ये तृतीय चतुर्थ पंचम है। और ये किसके अंतर्गत है? घोष के अंतर्गत, घोष यानी कि सघोष के अंतर्गत। इसके बाद देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। ये अल्प प्राण और महाप्राण जो है इसमें भी आपको क्या करना है? रूल को याद रखना है। अल्प प्राण के बारे में बोला गया कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रथम, तृतीय, पंचम, बीच में स्किप करके लिया गया, प्रथम लिया गया, द्वितीय को नहीं लिया गया, तृतीय लिया गया, चतुर्थ को नहीं लिया गया, पंचम को लिया गया है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन जो है ये अल्प प्राण कहलाता है। ये याद रखिएगा। आपको अगर ये याद रहेगा तो कौन सा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा ये आप बता पाएंगे। उसके बाद अल्प प्राण अगर याद है तो महाप्राण अपने आप याद रहेगा आपका। इसमें से भी 2 में से एक को याद रखिएगा। अल्प प्राण में बोला गया प्रथम, तृतीय और पंचम, तो महाप्राण में क्या होगा? जो अल्प प्राण में नहीं है यानी कि द्वितीय और चतुर्थ जो है ये महाप्राण है। यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए द्वितीय और चतुर्थ जो है ये महाप्राण व्यंजन है। यहाँ तक आपका व्यंजन का वर्गीकरण है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो स्वरों का वर्गीकरण होगा। अब स्वरों का वर्गीकरण इतना तो आपको पता है, हिंदी वर्णमाला में अगर आप देखिएगा स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। पहला जो भेद है स्वरों का वर्गीकरण का, पहला वर्गीकरण जो है वो जीवा की ऊंचाई के आधार पर है। जीवा की ऊंचाई के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो विवृत है, अर्ध विपरीत है,
अर्ध समृद्ध है और समृद्ध। विपरीत में क्या आएगा? विपरीत में आपका आएगा आ जो है ये विपरीत है। अर्ध विपरीत में आएगा ए और ओ, उसके साथ साथ अर्ध समृद्ध में आएगा ए और ओ, और समृद्ध में आएगा रस्वई दीर्घई रस्वऊ दीर्घऊ। इसको बार बार पढ़ के आपको याद रखना है, तब याद रहेगा। विपरीत में आ है, अर्ध विपरीत में ए और ओ है, अर्ध समृद्ध में ए और ओ है, समृद्ध में रस्वई दीर्घई रस्वऊ दीर्घऊ है। ये जीवा की ऊंचाई के आधार पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का कितना भेद है, तो कितना होगा? 4 होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है विपरीत के अंतर्गत कौन सा स्वर आएगा, तो वो कौन सा आएगा? आ आएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। आपको ये लर्न करना है। जहां टाइम हमारे पास ज्यादा होता है तो हमें ज्यादा टाइम मिलता है एक चीज को देने के लिए, तो ये जो चीज है, ये जो पार्ट है वर्णमाला का, बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखने के लिए आपको टाइम भी चाहिए। टाइम लगेगा इसको लर्न करने में, तो लर्न करके रखिए। उसके बाद देखिए जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर, ठीक है, उत्थापित भाग के आधार पर जीवा की अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर 3 भेद है। ठीक है, स्वरों का अगर भेद हम यहाँ देखेंगे तो 3 भेद है। एक है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। और अग्र स्वर जो है इसमें से याद रखने के लिए बहुत इजी है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है? अ है। अग्र स्वर में रस्वई दीर्घई ए होगा, पश्च स्वर में आ रस्वऊ दीर्घऊ ओ होगा। जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर भेद अगर आप देखिएगा स्वरों के तो 3 है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर में अ है, अग्र स्वर में रस्वई दीर्घई ए है। अगर आप अग्र स्वर को याद रखते हैं और मध्य स्वर को याद रखते हैं तो और जो बचता है वो आपका पश्च स्वर में आ जाएगा। इस तरह से ट्रिकी वे में भी आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ओष्ठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठ यानी कि होठ, इसकी स्थिति के आधार पर जो है एक है प्रस्युत, रस्वई दीर्घई ए जो है ये आपका प्रसिद्ध के अंतर्गत रखा गया, वर्तुल के अंतर्गत रखा गया, रस्वऊ दीर्घऊ ओ को अर्ध वर्तुल के अंतर्गत है आ। ठीक है, याद रखिएगा अर्ध वर्तुल के अंतर्गत आ है, और यहीं पर हम पढ़े थे कि आ जो है विवृत भी है। ठीक है, स्थिति के आधार पर, ओठ की स्थिति के आधार पर अगर आप देखिएगा प्रसिद्ध और वर्तुल, अर्धवर्तुल 3 भेद है। रस्वई दीर्घई ए ऐ को प्रसिद्ध के अंतर्गत रखा गया, वर्तुल के अंतर्गत रस्वऊ दीर्घऊ ओ को रखा गया है, अर्धवर्तुल के अंतर्गत आ को रखा गया है। अब जो है ये अंतिम पार्ट है हमारा, यहाँ दिया है जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, और जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर जो भेद है वो है एक शिथिल, दूसरा है कठोर। शिथिल में आपका जाएगा अ रस्वई और रस्वऊ, कठोर में जाएगा आ दीर्घई दीर्घऊ। ये याद रखना इजी है। इसमें आ ई उ को लिया गया, जो रस्व वाला पार्ट है वो आपका शिथिल में जाएगा, दीर्घ वाला पार्ट है वो आपका कठोर में जाएगा। यहाँ तक तो था आपका कंसेप्ट। आगे हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये क्वेश्चन देखिए, मतलब एकदम घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अभी भी ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द, व्यंजन, वाक्य, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। मुझे नहीं लगता इसमें अब किसी का गलत आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूहों को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूहों को। 2 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा है वर्णमाला किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में से अगर आप सही ऑप्शन को देखिएगा तो आपका डी ऑप्शन सही है। वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी है। कंठीय ध्वनियां आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस में दिया है क, ख, य, र, च, ज, ट और मूर्धन्य।
आपको बताना है कंठीय ध्वनियां कौन सी है। आंसर गेस कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा आपका आंसर जो आप गेस किए हैं वो सही है या गलत। और आप लोग कमेंट करके एंड में जरूर बताइए आपका कितना स्कोर रह रहा है, कितना गलत हुआ है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका कंठीय ध्वनि। ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है, यही है आपका कंठीय ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। तो मूर्धन्य आपको बताना है। आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है सी है, ड और ढ जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अ, आम, क, ग, ख, ध, फ और भ। अल्प प्राण बताना है। अभी अभी आपको अल्प प्राण का कंसेप्ट समझाया गया है। बताइए कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अभी तक आप लोग गेस कर लिए होंगे, तो देखिए अल्प प्राण आपसे पूछा गया है और अल्प प्राण आपको याद होगा कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, व्यंजन वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। यहाँ पर अगर आप देखिएगा क जो है प्रथम है, ग जो है तृतीय है, तो इसका मतलब 5 का आपका बी ऑप्शन सही है। अल्प प्राण के अंतर्गत क और ग आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। ए, बी, सी 3 ऑप्शन दिया गया है कि निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नासिक्य को पंचमा अक्षर भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है नासिक्य व्यंजन कौन सा है। आप अगर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही ऑप्शन जो है बी है। नासिक्य व्यंजन जो है, याद रखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम अक्षर जो है उसी को पंचमा अक्षर बोला जाता है, उसी को नासिक्य भी बोला जाता है। 6 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ए वन क्या कहलाता है। नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। आपको बताना है ए और ए जो दिया है ये वन क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको याद होगा, 4 ऑप्शन में से दिया गया है। देखिए सी और डी में ओष्ठ्य और कंठीय, मूर्धन्य और नासिक्य जो है ए बी ऑप्शन में है। तो आपको बताना है ए जो है ये कौन सा वन कहलाता है। अभी तक आप लोग आंसर गेस कर लिए होंगे, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए और ए जो है ये कंठ तालव्य के अंतर्गत जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कंठ तालव्य है ए और ए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ए और ए जो है ये आपका कंठ तालव्य के अंतर्गत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन सा है। आ, रस्वई दीर्घई, ह्रस्व दीर्घ, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा, अयोगवा की संख्या जो है 2 है। अभी अभी हम कंसेप्ट में डिस्कस किए हैं। आपको बताना है कि अयोगवा वर्ण कौन कौन से हैं, ये ऑप्शन में से बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है डी है। अयोगवा के अंतर्गत आपका आएगा अनुस्वार और विसर्ग, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन आपको बताना है कौन से शब्द में है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। 9 नंबर क्वेश्चन में जो दिया है कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है, इसका आंसर वही सिर्फ सही बताएंगे जिनको पता होगा कि द्वित्व व्यंजन क्या है। ठीक है, 9 नंबर का ऑप्शन में से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। दिल्ली जो है ये द्वित्व व्यंजन है। पहले तो इसका डेफिनेशन याद रखिए, जब समान व्यंजन 2 बार हो और एक हलंत हो उसमें,
तो वो इस तरह से लिखा जाएगा जैसे ल में ल मिला है, तो एक में हलंत था इसलिए ल में ल मिला, लेकिन व्यंजन भी समान है तभी ये होगा द्वितीय व्यंजन। वरना उत्साह भी तो है, दो व्यंजन है लेकिन इसमें एक में हलंत लगा है दूसरा जो पूरा है, लेकिन इसमें समान नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं है, आंसर आपका दिल्ली बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह है, इसमें आपको बताना है कि ये व्यंजन कहलाते हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। क्वेश्चन नंबर 10 इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग बताइए, ये आपका स्टेट बोर्ड में एकदम एक सिंगल लाइन आपको मिलेगा बुक में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये जो व्यंजन है ये किसके अंतर्गत जाएगा, प्रकंपी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। इसका देखिए 10 नंबर का देखिए सही ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा, संघर्षी के अंतर्गत जाएगा। 3 स है और ह ये संघर्षी के अंतर्गत जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, ख, च, म, थ, घोष आपको बताना है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका जो सही ऑप्शन जो है वो सी होगा, म जो है ये घोष वर्ण है। आपको घोष वर्ण का रूल जो है कमेंट करके मुझे बताना है, जो अभी आपको समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 50, 51, 52, 53। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वर्णों की संख्या अगर देखिएगा यहाँ पर देखिए 44 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए 52 होगा आपका आंसर, कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या जो है 52 है। क्वेश्चन नंबर 16, श जो है ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो देखिए ये जो है मूल स्वर नहीं है, घोष वर्ण के अंतर्गत भी नहीं आएगा, तालव्य के अंतर्गत भी नहीं जाएगा, ये जाएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। 16 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश के श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किसके बाद आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसके लिए ऑप्शन है क, छ, त्र, य। तो आपको ये बताना है, आप लोग गेस कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हिंदी शब्दकोश के श जो है इसका अगर क्रम देखिएगा ये किसके बाद में आता है। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है ए है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए है इसका आंसर। हिंदी शब्दकोश के श का क्रम जो है ये क वर्ण के बाद में आता है, क वर्ण के बाद में आता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, य वर्ण किस वर्ण के संयोग से बनता है, ज और य, ज में हलंत और य, ज और ध, ज और य। तो देखिए इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है आपको बताना है, और 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसी को अगर आंसर नहीं भी पता होगा वो ऑप्शंस को देखकर आंसर बता देगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग आंसर को गेस कर चुके होंगे। हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन किए थे, क और ग या क या ख, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जिसका उच्चारण स्थान पूछा गया था और उसका आंसर कंठ बना था। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है घ का उच्चारण स्थान, और अगर आप लोग देखिएगा घ का उच्चारण स्थान जो है ये भी होगा आपका कंठ, बी ऑप्शन आपका सही है। याद रखिए क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा, ठीक है, 20 का बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक था क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी समझाया गया है। यहाँ पर जो डाउट है आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट फिर किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए वीडियो वो भी आप लोग कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि जब सब लोग एकदम रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो पढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास
मैसेजेस है, मुझे कांटेक्ट किया जा रहा है कि उनको पढ़ना है, कैसे पढ़े वो पूछ रहे हैं हमसे कि किस तरीका से उनको पढ़ना चाहिए जैसे उनको सक्सेस मिले। मतलब अब भी ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी इंतजारी में ही कि एडवर्टाइजमेंट आएगा फिर आगे पढ़ेंगे या फिर रिजल्ट आएगा फिर पढ़ेंगे। तो आप सबको मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एटलीस्ट 6 महीना अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में लगा कर रखिए। जब सब लोग पढ़ नहीं रहे हैं उस टाइम पर आप लोग पढ़िए, तभी उनसे ज्यादा स्कोर आपका बनेगा। ये बचपन से हमें सिखाया जाता है, बचपन से हमें बोला गया है। जब हम लोग छोटे थे हम लोग को तब मोटिवेट किया जा रहा था ऐसे बोल के कि आप लोग इस टाइम पर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं या फिर खेलने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जो भी इस टाइम पर पढ़ रहा होगा वो आपसे आगे निकल जाएगा। वही चीज मैं आप लोगों को भी बोलूंगी, अभी भी जो एस्पिरेंट्स पढ़ रहे हैं और आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो वो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। सिलेक्शन कितना बारीकी से हो रहा है वो भी आप लोगों को पता है, तो इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए, रोज 2 घंटा पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। और जो व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, उसमें ज्वाइन हो जाइए, ये पूरा पीडीएफ आपको सामने मिल जाएगा।